दोस्तों मैं उमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि यूपी स्पेशल जीएस की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी उसकी ये कितनी छठी नंबर की वीडियो है। ठीक है, तो इसके पहले मैं 5 जो है क्लासेस ले चुका हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसमें जो मैं ये वीडियो लाता हूं इसमें बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट को इंक्लूड करके लाता हूं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न डे टू डे बदल रहा है। ठीक, इसीलिए जो वीडियो में मैंने जिन चीज़ों को जो है इंक्लूड किया है वो बिल्कुल ही एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इसके साथ आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद पूरा वीडियो देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कोई मित्र तैयारी करते हैं तो उनके साथ जो है मेरी वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस श्रृंखला के इस वीडियो को। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इन पर बात कर लेते हैं। ठीक, जो फैक्ट्स हैं महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से उन पर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जन्म है अंग्रेजी शासन काल में हुआ था। ठीक है, और प्रदेश का पहला कॉलेज जो था, ठीक है, तो इसका नाम था क्या था, तो कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज। ठीक है, कॉलेज ऑफ म्योर सेंट्रल कॉलेज। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1858 को हुई थी और ये इलाहाबाद में ब्रिटिश शासकों के द्वारा की गई थी। अब एक बात ये याद रखिएगा, 1858 में जो था तो ये भारत का जो वायसराय था तो एक कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 1848 से 1856 तक जो है कौन था भारत का वायसराय, तो लॉर्ड डलहौजी था। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक, तो 25 जुलाई सन 1972 को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बेसिक शिक्षा का जो निदेशालय की स्थापना की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में हुई थी। जब उस समय भारत में किसकी सरकार थी, तो उस समय जो है राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 25 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है तो इसके शिक्षा मंडलों को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है, तो आप वहाँ ऑप्शन में 17 क्लिक करेंगे। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, और विश्वविद्यालय की बात करें तो ये जो है केंद्रीय की बात कर रहा है। ठीक, कौन से, तो केंद्रीय की बात कर रहा है। इस चीज़ को भी याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश में बात करें कुल कितने हैं, ठीक, तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक, पहला कौन सा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। दूसरा जो है विश्वविद्यालय तो ये कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वैसे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको बाद में मिला, किंतु ये महाविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का तो सबसे पहला महाविद्यालय यही था, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है सर सैयद मोहम्मद जी ने की थी। ठीक है, सर सैयद मोहम्मद जी ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है अमेठी रायबरेली में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है राजीव गांधी के ही द्वारा की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो इसको याद रखिएगा, ये झांसी में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक पहला जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा अलीगढ़ विश्वविद्यालय, चौथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, और पाँचवा जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, और छठा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिए। अब ये कि थोड़ी जो है डीप से नॉलेज देखते हैं, जानकारी कर लेते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, जिसको हम BHU भी कहते हैं, क्या, BHU, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई। और जो संस्थापक थे इसके, ठीक है, ये कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी।
और बात करते हैं नोट्स के रूप में मैंने जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यही है, ठीक है। अगर जो महाविद्यालय की बात करेंगे, ठीक, तब आप अगर जो ऑप्शन में आ जाए महाविद्यालय कौन सा है पुराना सबसे उत्तर प्रदेश का, तब आप इलाहाबाद को लगा सकेंगे। किंतु अब वो जो है इलाहाबाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और प्रथम कुलपति जो थे बीएचयू के कौन थे, तो सीए सुंदरलाल थे। और शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बीएचयू का शिलान्यास किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 23 सितंबर को जो है इस्टेब्लिश डे मनाया जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। और संस्थापक की बात करें तो विलियम गैयूर, जो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, VIP अगर जो इसको कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और विलियम गैयूर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब दिया गया, क्योंकि इसके पहले इसको महाविद्यालय के नाम से ही जाना जाता था, महाविद्यालय के नाम से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 14 जुलाई 2005 को दिया गया था, ठीक है। और नोट्स के रूप में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्हीं को लिखा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछेगा उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो अगर जो ऑप्शन में इलाहाबाद हो तो उसी को लगाइएगा, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई, ठीक। संस्थापक की बात करें तो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। और पूर्ण नाम जो है तो इसका पूर्ण नाम जो है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका पूर्ण नाम है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब दिया गया, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है 1920 में दिया गया, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई। वो कहाँ पर हुई थी, तो रायबरेली, ठीक है। और वर्तमान में अब ये अमेठी में आता है, तो ये कहाँ पर है, ये अमेठी में है। कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल जो है किसके कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, मैंने ऊपर थोड़ा गलती से बोल दिया राजीव गांधी नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। 2013 में भारत के जो PM हैं तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो कार्यकाल किसका था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2014 में हुई। उस समय हमारे देश के PM कौन थे, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये यूपी का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक। इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा एक एक्ट पारित करके की गई थी, इस चीज़ को भी याद रखें। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। यह यूपी का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें यही पूछेगा यूपी का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उसमें दिए तो कई होंगे, लेकिन यदि आपने पढ़ा है कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आप इसी को क्लिक करें आंसर के रूप में, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक। अब छठे नंबर की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में है, ये छठे नंबर का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित, तो लखनऊ में। इस स्थापना वर्ष 14 अप्रैल 1989 में। अब इस चीज़ को 1989 को किस चीज़ से लिंक करेंगे, इसी के समय जो है 1989 में ही उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो उस समय जो PM थे राजीव गांधी थे, क्योंकि 1984 में जो है 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई, जस्ट उसके बाद जो PM बनाए गए तो राजीव गांधी जी हैं, उसके बाद PM बनाए गए थे, ठीक। तो उन्हीं के कार्यकाल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तब ये विश्वविद्यालय था, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है
इसको 10 जनवरी 1996 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं। केंद्रीय नहीं है, ये कृषि हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये नवाबगंज जो कानपुर में पड़ता है, ठीक वहाँ है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए। बात करते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये सबसे पुराना है यूपी का। ठीक है, यूपी का सबसे पुराना, इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। और ये कहाँ स्थित है, तो ये अयोध्या में स्थित है, जहाँ पर अभी भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है वहीं पर स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नोट्स के रूप में मैंने लिखा उत्तर प्रदेश में नाम बदलकर आचार्य जो है, उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का जो है नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि नाम जिन जिन चीज़ों के चेंज हुए हैं उन पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये मेरठ में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2000 में हुई। ठीक है, स्थान मेरठ है, इस चीज़ को याद रखिए। बांदा कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, तो ये बांदा जो है, ये बांदा जिले में ही स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी। तो ये जो है कृषि विश्वविद्यालय हैं यूपी के, जो बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है, VIP लिख के, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कल्प शिक्षा योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है, इसका प्रारंभ 2003 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, मोटो एम, ठीक है, ये क्या था इसका, तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देकर प्राथमिक विद्यालयों को समाज से जोड़कर उनके आध्यात्मिक माहौल को तैयार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, किसका, विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कला शिक्षा योजना का। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। दूसरी जो योजना है भारत साक्षर भारत मिशन योजना। ठीक है, इसकी स्थापना ये कब प्रारंभ हुई, तो ये 2009 में प्रारंभ हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था, उद्देश्य, तो 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता दर प्रदान करना ही इसका मेन उद्देश्य था। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसका, जो योजना थी साक्षर भारत मिशन योजना। ठीक, बात करते हैं मिड डे मील योजना, ये कब आई, तो ये 1995 में आई। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, प्रारंभ में 38 जिलों में लागू थी। इस चीज़ को याद रखिए, ये पूरे यूपी में नहीं लागू की गई थी जब प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं टोटल, उनमें से ये सिर्फ 38 जिलों में ही लागू की गई थी। ठीक, तो सन 1996 में अब तक संपूर्ण, सन 1996 से अब तक ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखें। और उत्तर प्रदेश की उपस्थिति एवं ठहराव बढ़ावा, साथ ही पोषक आहार उपलब्ध कराना ही इस योजना का। जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों की उपस्थिति, जैसे उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं जहाँ पर उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो इसी को देखते हुए इस योजना को लाया गया था कि बच्चों को किस तरीके से विद्यालय में रोका जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से उनकी रुचि जो है विद्यालयों की तरफ बनेगी, तो इसीलिए ये योजना लाई गई, मिड डे मील योजना। ठीक है, और इसमें जो है पोषक आहार उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। ठीक, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी। ठीक, अब बात करते हैं चकबंदी योजना, ये कब आई, तो ये प्रारंभ हुई 1954 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो बिखरी हुई ज़मीन, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे कृषक हैं, उनकी बिखरी हुई ज़मीन को एक स्थान पर एवं बड़े ज़मींदारों की दशा में, जैसे जो बड़े ज़मींदार हैं उनके जो प्लाट्स हैं उनको 2 से 3 स्थानों पर करना है, चकबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य था। और किसान बही योजना कब आई, तो ये आई 1992 में। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, चकबंदी योजना कब आई और किसान बही योजना, इनके इसका उद्देश्य पूछा जाता है कई बार, चकबंदी योजना का क्या उद्देश्य था। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ये कब आई, ये कब प्रारंभ हुई, तो 1987 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था, ये पहली बात तो ये देख ली, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्लानिंग, यानी
केंद्र प्रायोजित योजना है, इस चीज़ को भी याद रखिए। प्राइमरी में इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो प्राइमरी के विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई को एवं खेल कूद संबंधी सामग्रियाँ प्रदान की जाती थी इस योजना के अंतर्गत। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कौन सी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। और शिक्षा मित्र योजना ये कब आई, तो ये 2000 और 2001 में आई, इसी बीच में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना ही इसका मेन उद्देश्य था। मतलब यूनिवर्सलाइजेशन था, जो सार्वभौमिकरण था उसको एक करना था, किसका, शिक्षा मित्र योजना का। और ये जो है मानकानुसार शिक्षक छात्र अनुपात जो होता है 35:1 का, ठीक है, उसको बनाए रखना ही इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा के आधार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे कि जिस ग्राम सभा में जो बच्चा पढ़ता है वहीं पर उसको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, मतलब इस शिक्षा व्यवस्था का, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक, मेन एम था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अनौपचारिक शिक्षा योजना ये कब प्रारंभ हुई, तो सन 1975 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या था, स्कूल रहित बस्तियों के, मतलब जहाँ पर स्कूल नहीं थे, ठीक है, वहाँ ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में पूरे समय ना रुकने वाले बच्चों के लिए ये प्रारंभ की थी। जिससे जो बच्चे मतलब हाफ डे के बाद भाग निकल जाते हैं बच्चे स्कूल से, उनके लिए ये योजना, ये छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, उनके लिए ये अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था योजना लाई गई थी। अब बात करते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है, तो ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1991 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना ही इसका मेन उद्देश्य था। ये योजना बहुत ट्रेंड में बीच में चली थी। 1991 से 2010 के बीच में जगह जगह पर जो है लोग साक्षर किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। इस चीज़ को भी याद रखें। और बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है, ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए। इसका जो प्रारंभ है, तो प्रारंभ 2004 में हुआ। और उद्देश्य की बात करते हैं, तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में अवंचित वर्ग की विद्यालयों से बाहर की एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध करानी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 6 से जो है 8 तक की जो बच्चियां हैं, ठीक, उनके पढ़ाने लिखाने की पूरी संपूर्ण व्यवस्था, रहने खाने की, ठीक है, और स्वास्थ्य की पूरी देखभाल इसी योजना के अंतर्गत की जाती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत। तो ये इस चीज़ को भी याद रखें। बात करते हैं सीटों का वितरण इसमें किस तरीके से किया गया था। तो सीटों का वितरण जो है, तो SC ST प्लस OBC, ठीक है, OBC। इसके लिए जैसे उस कॉलेज में अगर जो उस विद्यालय में 100 सीटें हैं, तो 75 सीटों पर SC ST एंड OBC की बात कही गई है। और जो 25 सीटें हैं, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, जैसे जैन हो गया, ठीक है, जैन, पारसी, बौद्ध, इन लोगों के लिए 25 सीटें की व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक, तो इस चीज़ को भी याद रखें। बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो ये कब आई, तो ये 2001 में आई। इसका उद्देश्य क्या था, सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान। इस योजना का एक ही लाइन में इस चीज़ का भी वर्णन कर दिए गए हैं, सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन कराना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखें। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंक्लूडेड PYQ, मतलब PYQ सम्मिलित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है, और ये कहाँ पर है, ठीक है, तो चित्रकूट में है। और अगर जो दूसरा, ये चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। पूरा नाम अगर जो बात करें, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और बात करते हैं हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। और ये जो है, इसकी बात करें तो ये वहाँ पर नहीं, ये चित्रकूट में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
बात करते हैं गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1975 में हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू विश्वविद्यालय, ठीक, ये कहाँ पर है, तो ये रामपुर में है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। आप लखनऊ मत लगा दीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो जो ये स्थित कहाँ, आगरा में। ठीक है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसे हम शार्ट रूप में क्या कहते हैं, KGMU, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और बात करते हैं JK कैंसर संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर वही जहाँ का चमड़ा उद्योग पूरे यूपी, पूरे भारत में फेमस है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, ये पर कहाँ पर है, आयुर्विज्ञान संस्थान, ये तो ये जिससे SPGI कहते हैं, SGPGI, ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, 1983 में, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी जो हैं 1983 में प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के कार्यकाल में राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी SGPGI की। ठीक, जो लखनऊ में है। अब बात करते हैं किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई। और ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, और नोट्स के रूप में मैंने लिख दिया है, प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का था एकमात्र, कौन, झांसी में जो था। ठीक है, उसी तरीके से दंत विश्वविद्यालय एकमात्र है वो यूपी का। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखें। और बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ पर, तो गोमती नगर में ये पड़ता है। इस चीज़ को भी याद रखें। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक, तो जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियाँ प्रतिशत में निवास करती हैं, तो 0.6% जो है यूपी में जनजातियाँ निवास करती हैं। और भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 1.09% जो है पूरे भारत में जनजातियाँ हैं। अब ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं पूरे भारत में सर्वाधिक जनजातियों का कहाँ निवास करती हैं, तो MP जो है, MP में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करते हैं। SC की बात करते हैं यूपी में, तो SC आबादी यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर में। अगर जो ST की बात करें तो ST यानी सर्वाधिक जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती हैं, तो सोनभद्र जो जिला पड़ता है, कौन सा, सोनभद्र। ठीक, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनजातीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इस चीज़ को भी याद रखें। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद आप, ठीक है, इस चीज़ के में बारे में बात करते हैं, तो 2003 में जो है देखते हैं, तो 10 अन्य जनजातियों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और ये कहाँ पर हैं, इनकी कुछ जो है जनजातियाँ यूपी में भी आ गई थी, और कुछ जो जनजातियाँ हैं ये उत्तराखंड में भी चली गई थी। इस चीज़ को याद करिएगा। जैसे खरवार जनजातियाँ हैं, ठीक, ये आपको यूपी में भी मिलेंगी और उत्तराखंड में भी मिलेंगी। ठीक, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो 12 जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। संबंधित जिलों के बारे में बात करते हैं, तो थारू जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो लखीमपुर खीरी में भी पाई जाती है, और कुशीनगर में भी पाई जाती है, बलरामपुर में, बहराइच में, श्रावस्ती में एवं महाराजगंज में। ये मतलब 6 जिलों में उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति पाई जाती है। बुक्सा एकमात्र बिजनौर जिले में पाई जाती है, बुक्सा जनजाति। इस चीज़ को याद रखें। गोंड धुरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट को है, पूछी जाती है बार बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये 2 जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, कौन, गोंड और धुरिया जनजाति। अब बात करते हैं खरवार या खैरवार जनजाति, ये अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। ठीक,
तो ये कहाँ पाई जाती है? ये देवरिया में पाई जाती है, बलिया में पाई जाती है, गाजीपुर में, सोनभद्र, वाराणसी में पाई जाती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये एक जनजाति है पाखा या पनीका जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये एक जनजाति है, ये है सहरिया और बैगा, भुइया और चेरो। ये बहुत ही इसमें अगर जो हम इम्पॉर्टेंट कहें तो ये बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर ओ के एग्ज़ाम में कम से कम सहरिया और बैगा जनजाति 2 बार रिपीट हुए, 2 बार। इस चीज़ को याद रखिए। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ललितपुर और सोनभद्र, इन 2 जिलों में सहरिया और बैगा जनजातियाँ खूब पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने लिख दिया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड समूह। ठीक है, ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये खरवार जनजाति है। और उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो ये थारू जनजाति है। क्योंकि यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। नोट्स के रूप में मैंने लिख दिया है, उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिले में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर जो क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में जो है कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, और ऑप्शन में इन 2 में से कोई भी अब अगर जो विकल्प दिया है तो आप उसी को क्लिक करें। इस चीज़ को याद रखिए। कौन सा ज़िला है? जालौन ज़िला और अयोध्या ज़िले में कोई भी जनजाति उत्तर प्रदेश के में निवास नहीं करती है, इन 2 ज़िलों में। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। बात करते हैं थारू समूह में कौन से जातीय समूह हैं? तो थारू समूह में सिर्फ थारू ही जनजाति शामिल है। इस चीज़ को याद रखें। और गौंड, बात करते हैं गौंड समूह में। तो गौंड समूह में शामिल कौन कौन सी जातियां हैं, जनजातियां हैं? तो गौंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है और राजगौंड। ये जो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 जनजातियाँ जो हैं ये गोंड समूह में शामिल हैं, गोंड समूह के जनजातीय समूह में। ठीक, बात करते हैं खरवार समूह। खरवार इसमें कौन सी जनजातियाँ शामिल हैं? तो खरवार एवं खैरवार, ये 2 जनजातियाँ इसमें शामिल हैं। अब नोट्स के रूप में मैंने लिख दिया माहीगीर जनजाति। तो माहीगीर जो जनजाति की विशेषता क्या है? यह किसी समूह में शामिल नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन विकल्प के रूप में। वह कौन सी जनजाति है? वह कौन सी जनजाति है जो किसी समूह में, यानी किसी समूह में शामिल नहीं है, समूह में शामिल नहीं है? तो आप क्या लगाएंगे? तो माहीगीर जो जनजाति है ये किसी भी समूह में शामिल नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है तो ये मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है। इस चीज़ को भी याद रखें। और बात करते हैं थारू समूह की। तो ये किरात वंश अपने को बताते हैं कि हमारी जो जनजाति है वो किरात वंशी है। इनका मुख्य भोजन जो है, तो इनका थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। और इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं तो ये गोरखपुर में जो तराई भाग पड़ता है गोरखपुर का, वहाँ पर ये थारू जनजाति निवास करती है। घरों का निर्माण ये कैसे करते हैं? तो बांस के लठ जो हैं और नरकुल, एक नरकुल पौधा होता है, तो बांस के लठ हैं, नरकुलों से अपने घरों का निर्माण करते हैं। ठीक, कौन? थारू जनजाति के लोग। और ये दीपावली को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? ठीक, इस चीज़ को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। तो ये थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और इसके साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।